सो गाइस आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 सोशोलॉजी का है, इंडिया वाली बुक का 12th क्लास का। ठीक है गाइस, तो इसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता ए परिवर्तन। ठीक है गाइस, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। यानी जब भारत उपनिवेशवाद था तो हमारे जाति व्यवस्था में क्या क्या नए नए परिवर्तन आ रहे थे, यानी चेंजेस क्या क्या आ रहे थे, उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से, पश्चिमी शिक्षा के कारण आए परिवर्तन। तो क्या कौन से परिवर्तन आए पश्चिमी शिक्षा के कारण, यानी वेस्टर्न एजुकेशन के कारण। तो हुआ क्या गाइस, वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ भारत में, जिससे क्या हुआ, जिससे विशेष विशेष बात यह थी कि बिना किसी जाति भेदभाव के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी गई। जब हम उपनिवेशवाद थे अंग्रेजों के, तो किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा दी गई। इसके अलावा पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी को एक दूसरे के अधिकारों के बारे में पता चला कि हमारे क्या क्या राइट्स है, जिससे जाति प्रथा का प्रभाव कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। नेक्स्ट हमारा सर्वेक्षण करवाना। सर्वेक्षण करवाने में क्या होता है गाइस, ये भी एक कारण है जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन का। इसमें क्या होता है कि उपनिवेशिक शासकों ने जब भारत में बहुत से परिवर्तन तो किए, यहाँ सभी परिवर्तन सोच समझकर लाए गए। शुरू में उन्होंने जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया ताकि शासन को कुशलतापूर्वक चलाया जा सके। इसलिए उन्होंने अलग अलग जातियों तथा जनजातियों की प्रथाओं तथा तौर तरीकों के बारे में गहन सर्वेक्षण किया तथा रिपोर्ट तैयार की। इनके आधार पर उन्होंने एक तरीके का समाज में परिवर्तन लाने का अंदाजा लगाया, जिससे जाति व्यवस्था भी परिवर्तन होनी शुरू हो गई। ठीक है गाइस, इस सर्वेक्षण के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है समाज सुधार। इसमें हम देखते हैं कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उसके बाद की बात है गाइस, जब लोग शिक्षित होने स्टार्ट हो गए, तो जब पढ़े लिखे भारतीयों ने सामाजिक सुधार के कार्य शुरू किए तथा उनका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को समाज से जड़ से खत्म करना था। अंग्रेजों ने भी यह उनका साथ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परंपरागत व्यवसायों का कम होना। इसमें क्या देखते हैं कि उपनिवेशवाद के आने से भारत में नए नए सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय भी आए, यानी काम रोजगार भी आए। स्कूल कॉलेज आदि शुरू हुए, दफ्तर खुल गए, जिससे लोगों ने अपना पसंद और योग्यता के अनुसार कार्य करने शुरू किए। इससे परंपरागत व्यवसाय का खात्मा शुरू हुआ, जिससे जाति व्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो इस परंपरागत व्यवसाय का कम होना, इसमें क्या है कि स्कूल कॉलेज नए नए ऑफिस ये सब खुलने लग गए, लोग अपनी योग्यता और काम के अनुसार वहाँ पे काम करने लग गए। अब जाति से जितने भी जो जटिलताओं से लोग जुड़े थे वो धीरे धीरे कम होते गए। नेक्स्ट हमारा जाति व्यवस्था का कल्याण। जाति व्यवस्था का कल्याण क्या होता है गाइस, निम्न जाति का कल्याण। तो इसमें क्या है कि उपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में निम्न जाति कल्याण के कार्य शुरू हुए। प्रशासन ने इनके कल्याण में विशेष रुचि ली। 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम पास किया गया। ठीक है गाइस, कब किया गया, 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम, जैसे आपको याद होगा। उसके तहत क्या हुआ, जिसके राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूची अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान कर दी गई। इनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों जैसे शब्द अस्तित्व में आए यहाँ से। सो गाइस, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जाति व्यवस्था के लाभों के बारे में बताइए, यानी जाति व्यवस्था के क्या क्या लाभ थे। पहला है हिंदू समाज का बचाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया, जाति व्यवस्था के अनुसार जो उसकी बेनिफिट है कि जाति व्यवस्था ने मध्यकाल में मुसलमानों के हमले के समय हिंदू समाज की रक्षा की थी। यानी उसमें बहुत ज्यादा मुसलमान आक्रमण कर रहे थे, तो तब भी हमारा हिंदू समाज था, उसका रक्षा की थी जाति ने। अगर जाति व्यवस्था में विवाह खान पीने और प्रतिबंध ना होते तो हिंदू समाज मुसलमानों में मिल गया होता। नेक्स्ट, व्यवसाय निश्चित करना, यानी इसमें व्यवसाय निश्चित करना। जाति व्यवस्था ने हमेशा से ही हर जाति के व्यवसाय निश्चित कर रखे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र इन सब के काम जाति जन्म से ही निश्चित हो जाते थे। इससे हर किसी को काम मिला जाता था, यानी उनका काम बंटवारा था और उनको पता था कि हमें कौन कौन सा काम करना है। नेक्स्ट, धार्मिक आधार बनाना। इससे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था ने हमेशा, ठीक है, जाति व्यवस्था ने हमेशा समाज को धार्मिक आधार भी दिया है। हर एक जाति के धार्मिक कर्तव्य निश्चित होते थे। वे किसी जाति के किसी प्रकार के धार्मिक संस्कारों का पालन करते थे। ठीक है, सबके धार्मिक कर्तव्य अलग अलग होते थे, उनका आधार अलग अलग था,
जिसके आधार पर वो उनके धार्मिक संस्कार का पालन करते थे। नेक्स्ट, सामाजिक स्थिरता प्रदान करना। जाति व्यवस्था के लाभ में एक है कि सामाजिक स्थिरता प्रदान करना। इसमें क्या है, जाति व्यवस्था ने समाज को स्थिरता भी प्रदान की है। हर एक जाति के काम, उनकी स्थिरता, रुतबा निश्चित हुआ करता था। ऊंची तथा नीच जाति के बीच एक प्रकार का संबंध बना रहता था, जिससे उनके संबंध स्थिर रहते थे तथा समाज में स्थिरता रहती थी। तो ये चार हमारे क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, इस चार बेनिफिट है किसके, जाति व्यवस्था के, उनके लाभों के बारे में। सो गाइस, जैसे हमने जाति व्यवस्था के लाभों के बारे में पढ़ा, वैसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा की हानियों का वर्णन करें। यानी हमने उसके नेगेटिव पॉइंट को भी देखना है और पॉजिटिव जो हमने पढ़ लिया, तब हम क्या पढ़ेंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट, यानी जाति प्रथा की हानियों का वर्णन करें। इससे क्या क्या हमारे समाज, हिंदू समाज, भारतीय समाज या पूरे होल कम्युनिटी में क्या क्या परिवर्तन आए जो हानियों के रूप में देखा जाता है। पहले, समाज को बांट देना। तो गाइस, समाज को बांट देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जाति प्रथा ने समाज को कई भागों में बांट दिया, अलग अलग पार्टों में बांट दिया। इस वजह से इन जातियों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो गई और दुश्मनी भी हो गई। ये हमें देखने को मिलता है, पहला हमारा हानि। सेकंड है, व्यक्तिगत विकास में बाधा। ठीक है, व्यक्तिगत विकास में बाधा। ये क्या होता है कि जाति व्यवस्था हर किसी का पैसा निश्चित कर देती है, ठीक, कि किस व्यक्ति को कौन सा पैसा अपनाना है। पैसा मतलब कार्य, कर्म कौन सा अपनाना है, कौन सा काम करना है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी जाति का काम करना चाहता हो या ना, उसे वही काम करना पड़ता था। ठीक है, जाति व्यवस्था व्यक्तिगत योग्यता में बहुत बड़ी बाधा थी। ठीक है, व्यक्तिगत विकास नहीं करने देती थी जाति व्यवस्था। ये एक दूसरा हमारी हानि है। तीसरा है, समाज में विकास में रुकावट। समाज में विकास में रुकावट को हम गाइस ऐसे समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ कि जाति प्रथा समाज के विकास में रुकावट है। हर कोई अपनी जाति, अपने लोग के उत्पादन के बारे में सोचता है, कोई समाज के विकास में ध्यान नहीं देता है। इसी तरह जाति समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाज सुधार में बाधक। समाज सुधार में भी गाइस जाति प्रथा बहुत बड़ी बाधक है, रुकावट है। वो कैसे, जाति प्रथा की वजह से निम्न जाति हो, अस्पृश्य हो इत्यादि संकल्प हमारे सामने आए है। इसने निम्न जातियों के लोगों को नीचा ही रखा है। किसने, समाज सुधारक। वो चाहते थे कि कुछ सुधार करना, मगर जो जाति थी वो हमेशा में नीचे खींच के ले आती थी, उनको ऊपर नहीं आने देती थी। किनको, जो निम्न जाति के, तो जो अस्पृश्य लोग थे। इस तरह समाज सुधार में जाति प्रथा एक बाधक थी। जो लास्ट है गाइस हमारा लोकतंत्र की विरोधी। लोकतंत्र की विरोधी को गाइस हम ऐसे समझेंगे कि जाति प्रथा लोकतंत्र की विरोधी है। लोकतंत्र समानता, भाईचारे व स्वाधीनता के विचारों का समर्थक है, बल्कि जाति प्रथा इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं करता है। ठीक है गाइस, जाति प्रथा इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं करता, भाईचारे की, समानता की, स्वाधीनता की। तो हमारा जाति क्या समझता है, जाति एक तरह का क्या है, ताला है, जो एक बार लग जाता है तो हटता है जिंदगी भर। ये पहले वाली सोच थी, मगर धीरे धीरे जब गाइस टाइम चेंज हुआ तो जाति को भी अपना रूप बदलना पड़ा। ठीक है, अब जाति का जो हम 2020 में जब जी रहे हैं, तो जो जाति व्यवस्था वो इतनी कठोर नहीं है जितनी आज से अगर हम बात करेंगे 100 साल पहले थी। ठीक है, 1900 में पहले बहुत कठोर थी गाइस, मगर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है। अब हम पूछेंगे सोच में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन मिल रहा है। ठीक है, लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक है गाइस, इनकी वजह से जो जाति प्रथा वो धीरे धीरे कठोर होते जा रही है, वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है और लोगों का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।